सर लेकिन सब कुछ होगा लेकिन वापस इसको स्पेशल स्टेट नहीं मिलेगा। किसने कहा? लेकिन अगर वापस स्टेट बनाया तो ये 370 फिर से लागू नहीं करेगा। हो सकता है ना कि स्पेशल स्टेटस 370 के तहत ना मिले। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे आप, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। पहले तो ये बताओ इसे एब्रोगेशन क्यों बोलते हैं, रिमूवल क्यों नहीं बोलते? एब्रोगेशन और रिमूवल में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल ये आज वैलिड है या नहीं है? इसकी वैलिडिटी पर हमने अब क्या कर दिया है, चेक लगा दिया है ना? तो अब ये वैलिड तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आज एग्जैक्टली प्रेजेंट है या नहीं है? प्रेजेंट है, इट एग्जिस्ट, यस, ठीक है ना, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन अब क्या कर दिया हमने इसको, एब्रोगेट किया है, तो रिमूव नहीं किया है। तो डिफरेंस क्या हुआ, समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया? रिमूवल मतलब आप इसको हटाया नहीं गया है, लेकिन एक्टिविटीज़ की जो है एक्टिवनेस को हमने एक्टिव से पैसिव कर दिया है, इट इज़ नॉट फंक्शनल एनीमोर। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तुम्हें पता है, मतलब इसमें क्या जाना, लेकिन आप ये देखिए ये जो चेंज हुआ है ये ध्यान में रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला पॉइंट ध्यान में रहे, ठीक है? ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कौन से पार्ट में डील करता है, इस तरीके के पॉइंट आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये ना जो चेंज हुआ है, इतना बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है कि ये आज नहीं, अब से 10 साल बाद भी कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, वो इसको कहीं ना कहीं एग्जाम में लिख कर आ सकता है, या इस पर क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? 5 साल हो गए आर्टिकल 370 रिमूव करे हुए, एनयूटी बने हुए, मान लो कल स्टेट नहीं बनती है वापस से जगह, और यूटी ही रहती है, तो आपसे इंटरव्यू में, आपसे रिटन एग्जाम में, मेंस में क्या पूछा जा सकता है? फ़ायदा नुकसान, पास्ट और प्रेजेंट। अब क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका एक टॉपिक है GS1 में, वहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये पार्ट हो गया, 10 साल बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट हो गया ये एक तरीके से, वहाँ पूछ लेगा। या ये इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में चेक करा के पूछ लेगा। कल मान लो एक्सटर्नल स्टेट कोई कंट्री आसपास का हमारा नेबर गड़बड़ कर दे, तो ये IR का टॉपिक बन जाएगा, तब भी वहाँ पॉइंट आएगा। घुमा फिरा के इसे आप कहीं ना कहीं लिख ही सकते हो। तो जो भी नॉलेज आज आप गेन करोगे इसको आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे में भी यूज़ किया जा सकता है। सोच समझ के करना, लेकिन ऐसा नहीं है बस घुसाना है ज़बरदस्ती, ठीक है? और नॉलेज है तो बता दूँ बस मैं एग्जामिनर को, ऐसा नहीं है, रेलेवेंट जहाँ होगा वो बताएंगे। तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और लैंडमार्क डिसीजन है, पॉलिसी में चेंज है, अप्रोच में चेंज है, इससे बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। इसमें डेमोग्राफी, पॉपुलेशन में चेंज आएगा, इससे अभी तो पढ़ाना शुरू नहीं किया, पहले बता रहा हूँ इम्पैक्ट। डेमोग्राफी उस पर पॉपुलेशन में चेंज आएगा, इससे वहाँ का जो जोग्राफिकल रीच है उसमें चेंज आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी वजह से चेंज आएगा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू से, जस्ट 1.5 ईयर, क्योंकि 1 साल तो लॉकडाउन का ही निकाल दो आप, तो हम 2 साल में नहीं कह सकते कि चेंज आ गया, इट इज़ टू अर्ली टू से। और कंक्लूजन भी यही बनता है, वेट एंड वॉच ही है अभी क्या होना है ना? 5 साल बाद भी यही लिखोगे, और जब 70 साल निकल गए तो 5 साल इसमें ही वेट करके देख लो एक बार, तो हमेशा बनेगा वो पॉइंट। और कहाँ चेंज आएगा ये, और कहाँ चेंज आएगा? सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट तो रही नहीं, यूटी हो गई, तो इसका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चेंज आ गया, गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज में चेंज आ गया, ठीक है, डन। फिर वहाँ पर इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे तो कंपनी जाएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इकोनॉमिक लेवल पर, डेवलपमेंट लेवल पर, ग्रोथ लेवल पर, उस पूरे रीजन में चेंज आ सकता है। जब कम्युनिकेशन बनेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चेंजेस होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर लोगों की इनकम पर चेंज आएगा, ठीक है। फिर जो एग्रीकल्चर में है, जो इंडस्ट्री में है, जो लेबर है, उन सब पे इम्पैक्ट आएगा, बहुत कुछ है। तो इसमें जब लिखना चाहे तो पूरा ऐसे बन सकता है, छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ओशन है, इसमें जो डालोगे सब डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे शॉर्ट में, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने। ऐसे आएगा तो फिर तो हमारे पास चीज़ें हैं ही, फिर तो सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि आर्टिकल 370 तो हमको पता है, ये कैसे बनेगा? इंडिया के चैलेंजेस पर ऐसे आ सकता है, सिंपल डायरेक्ट। उसको रीजन स्पेसिफिक बोलना होगा तो वो ये बोलेगा कि नॉर्दर्न इंडिया में चैलेंजेस फेस कर रहा है नॉर्दर्न इंडिया, अब बताओ, तो फिर आपको स्पेसिफिक कर दिया उसने, है ना। एक तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडिया के जम्मू कश्मीर के ऊपर मुद्दे पर अगर कुछ डायरेक्टली पूछे तो पूछ सकता है, लेकिन अगर आप JNK के PCS एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ ये ज़्यादा रेलेवेंस रखेगा।
इंडिया का यूपीएससी जो पूरा ऑल इंडिया एग्ज़ाम है उसमें चांसेस बहुत कम है, बहुत ब्लीक है, लेकिन आप इस पॉइंट को एक पैराग्राफ की फॉर्म में ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, ऐसे में तो पता है ना, जो नॉलेज है उसको टॉपिक के साथ अलाइन करना है। आजकल के जो ऐसे आ रहे हैं वो तो थोड़े से वैसे आ रहे हैं, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजी, सोशल इश्यूज़ पर ज़्यादा पूछा जाता है, और एक ऐसे उसमें वो टेक्निकल साइंस एंड टेक का दे देता है, तो इसी तरीके के आ रहे हैं। प्रेडिक्टेबल है पेपर, मतलब तुम इतनी टेंशन लेते हो, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, खैर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में अगर हम देखें तो स्पेशल स्टेटस की बात होती है आर्टिकल 370 से। स्पेशल स्टेटस क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास ही है? स्पेशल स्टेटस तो महाराष्ट्र को भी कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल बनाती हैं, गुजरात की भी हैं, नागालैंड की भी हैं। कौन सा आर्टिकल है? 371। इसमें आपका जो भी आपका चलेगा H से है, I से है, K से है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा किसको है, मैच करो। ठीक है, तो गोवा के लिए भी है, अरुणाचल के लिए भी है, नागालैंड 71A नागालैंड के लिए है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो आप पॉलिटी में करेंगे ये सब चीज़ें, पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही स्पेशल स्टेटस था, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस कुछ ना कुछ चीज़ों में दिया गया है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रही हैं। ठीक, ये कहानी पढ़ाऊँगा मैं पूरी, इसमें जिस जगह मैं पिन पॉइंट करूँगा उसी जगह रहना, इधर उधर मत चले जाना। ठीक है, कहानी समझ में आएगी बढ़िया तरीके से। एक है आर्टिकल 370 और उसमें एक पॉइंट है आर्टिकल 373, तो वो क्लॉज है उसका। आर्टिकल 373 ये कहता है कि अगर हमें कोई बदलाव लेकर आना है आर्टिकल 370 में तो इस आर्टिकल के थ्रू होगा, इसके क्लॉज 3 से। ठीक है, जब ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जम्मू एंड कश्मीर की, तो 1956 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या कहा? क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी भी बनी थी एक, इन्होंने भी बनाई। उन्होंने अपना क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बोला दैट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात कही गई है एक्सप्लिसिटली, विद स्पेशल स्टेटस, जो आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को दिया जाता है, और उस पर साइन हो गया। ठीक है, स्पेशल स्टेटस में अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ है। स्पेशल स्टेटस में ये हुआ है कि जो 3 चीज़ें इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन में थी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, वो तो इंडिया का सोल सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों पे लॉ बनाना, उन चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी और चेंजेस लाने हैं तो स्टेट असेंबली, इनफैक्ट स्टेट भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्टेट असेंबली इस बात का जब तक अप्रूवल नहीं देगी वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर में तुम्हें अप्लाई कराना है कोई लॉ, कोई रूल, और सेंटर के पार्लियामेंट से पास हो गया, तो जब तक स्टेट असेंबली उसे पास नहीं करेगी वो लॉ नहीं बनेगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। तो कितनी अनोखा स्टेटस है। और तुम्हें सरप्राइज होगा जान करके कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो पूरे इंडिया में लागू हुआ, कब हुआ? 2005। वो जम्मू कश्मीर में नहीं था, क्योंकि वो तो पास ही नहीं हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, और ऐसा सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत 10 एग्जाम्पल है। राइट टू एजुकेशन भी एक, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। इसलिए हमारी सरकार सेंटर में बैठी हुई एक लिमिटेशन महसूस करती थी कि कहने को सरकार को JNK को बदलाव लाना चाहिए, बदलना चाहिए, चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगर करने जाएंगे तो कहाँ अटक जाते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली। और स्टेट असेंबली कब लेगी वो डिसीजंस अप्लाई करने के? जब उनके फेवर में होगी कोई चीज़। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं है तो वो क्या बोलेगी? नहीं कर रहे अप्लाई। ठीक है, तो कुछ ऐसे बहुत से प्रोविजंस थे जो अप्लाई डायरेक्टली नहीं होते थे, और वो हटाना आर्टिकल 370 ज़रूरी था। फिर तुम बोलोगे सर ज़रूरी क्यों था हटाना? कारण क्या है? क्योंकि ये आर्टिकल 370 लिमिटेड पीरियड के लिए ही इम्प्लीमेंट हुआ था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रोविजंस की बात करी तो ये बोला कि कुछ समय तक, फॉर लिमिटेड टाइम, ये 370 आर्टिकल एग्जिस्टेंस में रहेगा। धीरे धीरे इंडिया जो है क्या काम करेगा, फिर ये मतलब आर्टिकल 370 को फिर हटा दिया जाएगा जब फर्दर डिस्कशन होगा यूनिफिकेशन के लिए। तो ये एक प्रोसेस है, ये कंक्लूजन नहीं है। लेकिन आर्टिकल 370 कभी हटा ही नहीं, ना इस पर कभी फर्दर डिस्कशन हुआ चेंजेस लाने के लिए। डिमांड जरूर बढ़ती गई,
और इंडिया के भी अगर बोले तो इंडिया पे भी कुछ एलिगेशंस लगे कि भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया जम्मू कश्मीर में, जबकि आर्टिकल 370 के तहत आपको इतनी परमिशन तो नहीं थी। तो घुसपैठ की तरह करा आपने कि हमने क्या काम किया कि भाई एक बड़ा टेम्पल है, लोग आते जाते हैं, उसके नाम पे हमने रोड बनवा दी, उसके नाम पे ट्रेन चलवा दी, ठीक है ना। तो ऐसे में ये तो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ये कोई एक्सटर्नल अफेयर्स का मुद्दा तो नहीं है, ये डिफेंस का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन उन चीज़ों के नाम पर इंडिया ने भी बहुत चीज़ें करी। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो थी नाराज़ भी होती थी, धरने होते थे, फिर वो प्रोटेस्ट करते थे। अब ये सब चल रहा है, एक व्यू दूसरा व्यू, कौन गलत कौन सही। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कॉम्प्लेक्स 70 सालों में कि ये एक प्रॉब्लम बन गया आर्टिकल 370, क्योंकि अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट रुक गया। एक तरफ पूरा इंडिया जो तेज़ी से डेवलप कर रहा है और एक तरफ JNK जो डेवलप इतना तेज़ी से नहीं कर रहा। श्रीनगर अगर मैं बोलूँ कैपिटल है, जम्मू अगर कैपिटल है, समर एंड विंटर कैपिटल्स, तो वो फिर भी थोड़े डेवलप दिख रहे हैं, लेकिन बाकी रीजन्स का क्या, और उस पर भी मिलिटेंसी का इशू। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तो यूथ तो रेडिकलाइज होता ही रहेगा। तो सॉल्यूशन निकालना था, तो हमारी सरकार ने क्या किया, सरकार ने हमारी ये बोला कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पहली बात तो 370 बताता हूँ, आर्टिकल 373 में ये बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर के ये बोलती है कि हमें बदलाव लाने हैं, तो वो हो सकते हैं आर्टिकल 370 में, ठीक है। तो हमारी सरकार ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है, सबसे पहली बात तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे बोला कि वो गवर्नर के बराबर है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लग रहा है प्रेसिडेंट रूल। दोबारा बताएं हैं, चलो मैं उसके लिए फिर पॉलिटी पढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, मैं एज्यूम कर रहा था कि आती होगी। प्रेसिडेंट रूल पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली पर फंक्शन नहीं होती, गवर्नर करता है चीज़ें जनरली और इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वो सब प्रेसिडेंट के आगे पीछे से चीज़ें होती है कि रूल प्रेसिडेंट का है, चलाने के लिए एक एजेंट बोलते हैं ना, वैसे हम अलाउ तो नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम आम भाषा में बोल देते हैं कि गवर्नमेंट का एजेंट प्रेसिडेंट की तरफ से गवर्नर होता है और वो चीज़ों का हैंडल कर रहा होता है ना। और JNK तो स्टेट है ना, तो स्टेट पे गवर्नर होगा, कॉमन सेंस। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो JNK के गवर्नर को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बराबर मान लिया, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर मान लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने गवर्नर ने प्रेसिडेंट को जाकर के बोला, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को जाके बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास करना है 2019। इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है, इसके तहत क्या है, हमें दो चीज़ें करनी है। पहला, जितने भी प्रोविजंस हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो अप्लाई नहीं हो पाते JNK पर, वो अप्लाई होंगे अब से। और दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वर्ड है, इसका मतलब स्टेट असेंबली होगा। देखो हुआ क्या, जिस बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो तो डिसॉल्व हो गई, आ गई स्टेट असेंबली। जब आर्टिकल 373 के अंदर जाते हो तो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को जाकर के बोले कि चेंजेस लाने के लिए। तो ये आज तक हटा क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है, स्टेट असेंबली अलग है। अगर बदलाव लाना है तो सही रास्ता ये है कि इलेक्शन हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन हो प्रेसिडेंट को जाकर के कि चेंजेस करने हैं, ऐसा होगा। और कोई भी अपना स्पेशल स्टेटस लूज करना चाहेगा, आम आदमी चाहे भी तो जो पॉलिटिकल पावर में है कि मैं स्पेशल हूँ, कल से बोले नहीं मैं आज से स्पेशल नहीं रहना चाहता, कौन करेगा ऐसा? इस वजह से तो हुआ ही नहीं। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्या होता है, ये पॉलिटी का पॉइंट है। ये गवर्नर प्रेसिडेंट को देकर के कुछ टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकाला जा सकता है, बाद में उसको फिर पास करा लिया जाता है, ठीक है। एक आर्टिकल और आता है 370 के साथ, जिसे आप सब लोग जानते हो, आर्टिकल 35A। जब ये 5 अगस्त को 2019 को ये खबर उठी कि पार्लियामेंट में शोर मच गया है, जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में यूटी बना दिया है, लोगों को तो सिर्फ इतना ही समझ में आया कि यूटी बन गया, अब स्टेट हट गया, यूटी रह गया। आप लोगों ने भी सुना होगा, चाहे आप तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये पहुंची तो है आपके कानों तक बात, है ना, जम्मू कश्मीर हमारा हो गया, ऐसी खबरें, बहुत सारी बातें। कैसे हुआ ये जानना ज़रूरी है, ये आपका काम है ना। तो आर्टिकल 35A के लिए कहा जाता है कि 1954 में ये आर्टिकल 35, ये चल नहीं रहा, 54, आर्टिकल 35 है 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से ही आया था।
ये कोई लेजिस्लेशन से पास होकर के रूल और लॉ नहीं बना था। तो समझने की ज़रूरत है आर्टिकल 35A है क्या सर। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं वो कौन है, ये आर्टिकल 35A बताएगा। वो परमानेंट रेजिडेंट वोट दे सकते हैं, वो परमानेंट रेजिडेंट वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, उनका वहाँ हक रहेगा एक तरीके से, ये 35A बताता है। लेकिन 35A खुद लेजिस्लेशन से पास होकर के नहीं आया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से आया था, तो हट जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लोगों ने डाली याचिका कि भाई ये हटाओ। गवर्नमेंट से पूछा कि हटाना है क्या, तो क्या तो सकता ही है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्टिव थी, उसने कहा नहीं नहीं हटाना। जब आर्टिकल 35A आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से, तो ये भी आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से। तभी तो हम बाकी जब कोई लीगैलिटी प्रूव करने जाएगा कोर्ट में कि ये गलत हुआ है, तो हम बोलेंगे ना कैसे गलत हुआ, ये भी तो था, वो भी तो उसी रास्ते से था, तो ये गलत कैसे हो गया। तो सेफ साइड हो गया ना। नहीं तो गवर्नमेंट अगर ये बोल देती उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ गलत है हटाओ, तो गवर्नमेंट खुद कभी ऐसा नहीं कर पाती। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से दो बदलाव हुए, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आज से स्टेट असेंबली माना जाएगा, तो यहाँ जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है दिस इज स्टेट असेंबली। और दूसरा जितने प्रोविजन है वो सारे अप्लाई करो इंडिया के जम्मू कश्मीर में। तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली और सेइंग कि स्पेशल जैसा कुछ रहा नहीं, यह आपने क्लियर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से। अब जब ऐसा किया तो अब एक एक्ट पास कराया, वो एक्ट पार्लियामेंट से पास कराया प्रॉपर तरीके से, और वो उस एक्ट का नाम था रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है ना, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसमें क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले तो स्टेट असेंबली बताया, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं पीछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से। स्टेट असेंबली क्योंकि फंक्शनल नहीं है, तो गवर्नर विल बी टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा है। और गवर्नर ने आदेश दे दिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक द लॉ फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और पार्लियामेंट में वो एक्ट करा दिया पास, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। समझ में आ रहा है? सही है? सही है कि गलत है? सही है। दिमाग लगाया गया, कौन है दिमाग लगाने वाला, नाम तो लेना नहीं है ना पता सबको है। और प्रेसिडेंट को जाके बोला कि अब जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाया जाए 370 को, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसके दो टुकड़े हों, जिसमें एक यूटी बनेगा JNK और यूटी बनेगा लद्दाख। मतलब तुम सोच रहे हो दिमाग इतना लगाया कि इसको स्टेट रहने ही नहीं दिया, इसको यूटी कर दिया। और यूटी करते क्या होता है, सारी पावर्स किस पे आ जाती है, ठीक है। और फिर बोला कि ऐसा करने पे तो बवाल हो जाएगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे तलवार लेकर के। अरे जिन लोगों के 30-30 साल 50-50 साल की पॉलिटिकल करियर है, खत्म हो जाएगा एक मिनट में, खत्म हो जाएगा ना। किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म करोगे, किसी रोजी रोटी छीनोगे, किसी की लड़ाई लड़ेगा ही लड़ेगा। इसका मतलब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली को ख़त्म कर दें। तो क्या बोला, जैसे दिल्ली पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है रहेगी, पर रहने की पावर उसकी तो कम कर दी, ठीक है। तो ये सही है या गलत है मैं कोई नहीं होता अगेन बताने वाला, तुम पढ़े लिखे हो, एग्जाम में डायरेक्टली कोई तुमसे नहीं पूछेगा सही गलत क्या है, क्योंकि ये सही है और ये हो गया है, और तुम हो सरकारी आदमी और तुम्हें भी ये कहना है बिल्कुल सही हुआ और बिल्कुल सही तरीके से हुआ, इसमें गलत क्या है। सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है, पेपर पे हो रहा है, गलत तो कुछ नहीं है। इसकी लीगैलिटी पे जाओगे तो लीगल तरीके से होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले तो स्टेट असेंबली बनाया ना हमने लीगल तरीके से, तो गलत कहाँ हुआ, गलत तो नहीं हुआ। तो लीगल पर अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं केसेस अभी आगे पीछे के, बट गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, जब ये कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, उसमें क्या है। पास तो करा ही है ना पार्लियामेंट से, ऐसा तो है नहीं है लॉ पास नहीं हुआ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फिर शोर उठ गया है अभी कि उसको स्टेट वापस से बनाओ, तो इसकी बात भी चल रही है, हो सकता है आने वाले समय में इसको वापस से स्टेट बना दिया जाए। वो समय बताएगा कब बनेगा, और जब बनेगा तो ये टॉपिक फिर उठ जाएगा सामने, ये सब वापस से करंट अफेयर हो जाएगा उस टाइम पर। सर लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन वापस इसको स्पेशल स्टेट नहीं मिलेगा। किसने कहा? लेकिन अगर वापस स्टेट बनाया तो ये 370 फिर से लागू नहीं करेगा। हो सकता है ना कि स्पेशल स्टेटस 370 के तहत ना मिले, लेकिन कुछ और हो सकता है, हमें कैसे पता आज क्या होने वाला है ना, कुछ भी हो सकता है। आप इसे मान के चलिए, और आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि ये कहेंगे कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो तुम गए, मतलब अरे हो गया इंडिया ये जो है, ये सब क्या है, ये सब वो लोग बोलेंगे जो इन चीज़ों को नहीं समझते, आप इन चीज़ों को समझते हैं।